नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेकेदातु परियोजना के विषय में। एक बार फिर से मेकेदातु परियोजना चर्चा में आ गई है। दरअसल दो राज्यों के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी लंबे समय से विवाद है। वो दो राज्य कौन से हैं? तो वो है तमिलनाडु और कर्नाटक। 13 नवंबर 2025 को एक घटना घटित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक ने एक संशोधित डीपीआर प्रस्तुत किया था, यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया था इसी प्रोजेक्ट को लेकर। अब तमिलनाडु का ये कहना था कि ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, यानी कि जो संशोधन करके इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2025 को इस डीपीआर को मूल्यांकन करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया और इसको सौंप दिया गया है किसको? CWM में, यानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को, केंद्रीय जल आयोग को। ये दो लोग अब क्या करेंगे? इस डीपीआर का यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसका मूल्यांकन करेंगे। अब इसको लेकर एक बार फिर से जो विवाद है वो फिर से चर्चा में आ गया है। ये काफी पुराना विवाद है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, 1950 से चला आ रहा है। तो ऐसी दिशा में ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो मेकेदातु परियोजना क्या है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो मेकेदातु परियोजना आपके लिए परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो देखिए, हम बात करेंगे मेकेदातु प्रोजेक्ट के विषय में। बेसिकली एक बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाने की बात है। कर्नाटक सरकार चाहता है कि एक संतुलन जलाशय बना दिया जाए। संतुलन जलाशय क्या होता है वो आप समझ लीजिए। यानी कि जब भी बरसात का समय होता है तो अतिरिक्त पानी हो जाता है, तो उस पानी को स्टोर कर दिया जाए, और जब पानी कम हो, गर्मी का समय आए, जब सूखे की स्थिति आए, तो उस पानी को थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया जाए। कर्नाटक का यह तर्क है कि हम मेकेदातु के क्षेत्र में एक बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो परियोजना होगी वो परियोजना कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा? तो बहुउद्देशीय परियोजना होगी। बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिसका उद्देश्य एक से ज्यादा हो। इस परियोजना का उद्देश्य भी एक से ज्यादा है, यानी कि इससे बिजली भी उत्पन्न की जाएगी और साथ साथ कर्नाटक के क्षेत्र में जो पेयजल संकट है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये कहां पर सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित है? इस प्रोजेक्ट को बनाए जाने के बारे में जो प्रस्ताव है वो कहां पर है? तो कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के पास इस बैलेंसिंग रिजर्वायर को बनाने की बात की जाती है, संतुलन जलाशय को बनाने की बात की जाती है, जो कि लगातार विवादों में बना हुआ है। अब बेंगलुरु से इसकी दूरी कितनी है? तो 90 किलोमीटर मात्र इसकी बेंगलुरु से दूरी है, और तमिलनाडु से तो मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है। अब यहीं से दोनों के बीच विवाद का कारण क्या है उसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना यह जरूरी है कि किस नदी के ऊपर यह है, किस नदी का स्रोत, नदी ही स्रोत है इसके लिए। तो दो नदियां हैं, दोनों के संगम पर ही यह प्रस्तावित है, जिसमें से एक नदी आपकी है कावेरी और दूसरी है उसकी सहायक नदी अर्कावती। तो कावेरी और अर्कावती के संगम पर ही इसको बनाए जाने की योजना है, इस प्रोजेक्ट को बनाए जाने की योजना है। दरअसल इस योजना को लेकर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में यहां पर इसकी स्थिति आपको दिखाई दे रही है, और तमिलनाडु से इसकी स्थिति बिल्कुल करीब है, यानी कि तमिलनाडु के भी बिल्कुल पास में स्थित है, 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहां पर जो दो नदी है, नदी का नाम याद रखिएगा। पहली कौन सी है? तो कावेरी है, और दूसरी नदी कौन सी है? तो अर्कावती। और इन्हीं दोनों का जो संगम है वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, तो नदी का नाम याद रखिएगा, अर्कावती और कावेरी। अब देखिए, यहां पर दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट का कारण भी समझेंगे। ये बांध जो बनेगा, ये जलाशय जो बनेगा, ये जलाशय बेसिकली 99 मीटर ऊंचा ऐसा प्रस्तावित है, और 735 मीटर इसका विस्तार होगा। कंक्रीट के एक गुरुत्व बांध के रूप में, यानी कि ग्रेविटी जो डैम है उसके रूप में इसको बनाए जाने का प्रस्ताव है। यहाँ पर एक बिजली घर भी बनाया जाएगा, वाटर कंडक्टर सिस्टम भी यहाँ पर लगाया जाएगा, यानी कि पेयजल की समस्या और विद्युत उत्पादन दोनों को किया जाएगा, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय कहा जा रहा है। क्षमता क्या है? तो लगभग 66,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो धारण करने की इसकी क्षमता होगी अगर ये कार्य रूप में आता है तो, और 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बेंगलुरु शहर है उसके लिए 4000 मिलियन क्यूबिक फीट पेयजल ये उपलब्ध कराएगा। अब ये तो बेंगलुरु का तर्क है, लेकिन तमिलनाडु इसका विरोध क्यों कर रहा है? तमिलनाडु का ये कहना है कि जो मेकेदातु का रीजन है, जो क्षेत्र है यहां पर है, अब यहां पर मेकेदातु रीजन में तमिलनाडु ये कह रहा है कि कर्नाटक का अंतिम मुक्त बिंदु है। कर्नाटक का अंतिम मुक्त बिंदु का मतलब इसके बाद अब यहां पर इसको रोकने के लिए कोई चीज बीच में नहीं है, और इससे क्या होता है कि ये पानी मुक्त होकर सीधे जो है तमिलनाडु में प्रवेश करता है। अब इस जगह पर अगर यहां पर इस डैम को बना दिया जाएगा तो एक तरह से एक अवरोध उत्पन्न किया जाएगा, और उस अवरोध से प्रभावित कौन होगा? तो तमिलनाडु प्रभावित होगा। अब इस बात को लेकर तमिलनाडु की इस पर आपत्ति है कि यहां से सीधे तमिलनाडु में जो रोक टोक के जल प्रवेश कर रहा है,
तो मेकेदातु प्रोजेक्ट की वजह से पानी के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध करने का ये एक प्रयास है। अब कर्नाटक का दावा है कि ये परियोजना का जो उद्देश्य है, बेसिकली इसका उद्देश्य है कि कावेरी जल विवाद अधिकरण और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही हमें अतिरिक्त 4.75 टीएमसी जो जल था और जो हमारे हिस्सेदारी पहले से थी, उस पूरे निर्धारित हिस्से का ही हम उपयोग करेंगे, यानी कि उससे ज्यादा जल के उपयोग के बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि हर राज्य अपने निर्धारित हिस्से के जल का उपयोग अपनी सुविधानुसार कर सकता है, बशर्ते कि अन्य राज्य के जल की जो हिस्सेदारी है वो प्रभावित न हो। अब तमिलनाडु का ये कहना है कि हमारी जो हिस्सेदारी है उससे प्रभावित होगी, क्योंकि ये बैलेंसिंग जलाशय है, यानी कि जब कर्नाटक चाहेगा वो जल को स्टोर कर देगा, रोक देगा, और जब चाहेगा रिलीज करेगा, तो हमारी हिस्सेदारी प्रभावित होगी। इसलिए तमिलनाडु का लगातार इस पर विरोध बना हुआ है। हालांकि जब जल की अधिकता होती है, जैसे बरसात का सीजन हुआ, तो उसको स्टोर किया जा सकता है, और जब सूखे की स्थिति होती है, गर्मी की स्थिति में उसको धीरे धीरे रिलीज किया जा सकता है। तो एक बैलेंसिंग का मतलब कि हमेशा एक प्रवाह नदी का बना रहे। लेकिन तमिलनाडु को फिलहाल इसी वजह से आपत्ति है। अब नया इसमें मोड़ ये आया है कि जो डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कहा गया, तो फिर से उसने संशोधित किया कर्नाटक ने अपने डीपीआर को, और मूल्यांकन करने का आग्रह किया गया। तो उस मूल्यांकन करने को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, और अब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय जल आयोग उसका मूल्यांकन करेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जैसा कि रुख है कि हर राज्य अपने निर्धारित हिस्से के जल का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि दूसरे के जल की हिस्सेदारी प्रभावित ना हो हो सकता है कि इसमें कर्नाटक जिस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है उसको हरी झंडी मिल जाए। मिलेगी कि नहीं मिलेगी भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये फिलहाल की जो रुख है उससे संभावना को इसको देखा जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला होगा। आगे फैसला जो भी होगा दोनों ही राज्यों के हिसाब से क्या होगा भविष्य के गर्त में है, जब वो आएगा तो आपको अपडेट दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, आपके लिए एक शानदार मौका है। वो मौका ये है कि दृष्टि आईएएस है आपके शहर रांची में भी। तो रांची में भी अगर आप जेपीएससी और साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि परिवार से आप जुड़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बजट के अभाव में आपकी तैयारी बाधित होती है तो अब आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। मात्र 24,999 रुपए में दृष्टि आईएएस के 26 वर्षों के अनुभवों का प्रतिफल है। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में जैसा कि आपके जीएस की तैयारी जीएस फाउंडेशन कोर्स है, तो प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी जीएस की आपकी होगी 14 माह में। एक लंबे सिलेबस को मात्र 14 माह में कवर किया जाएगा। आप कोई अन्य काम करते हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो इस कोर्स को लेकर आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए अगर आप अगली तैयारी 27, 28, 29 के लिए यूपीएससी की करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार और बेहतर विकल्प है, वो भी पॉकेट फ्रेंडली है। एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। इसमें बैच की शुरुआत हो रही है 9 दिसंबर शाम 5 बजे हिंदी माध्यम, 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम के लिए। आपको लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कॉल करना हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आपको थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो दरअसल 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं मात्र 24,999 में। 18 माह तक इस कोर्स की वैलिडिटी है। 18 माह तक आप कभी भी कहीं से भी इसको देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा ताकि रिवीजन कर सकें आप। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा, किसी भी डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। क्लास टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। जो आपका सबसे मेजर पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स के पोर्शन को आपको कवर किया जाएगा 2 वर्षों के, और उसके क्लासेस का आपको एक्सेस मिलेगा। करंट अफेयर्स का मासिक पीडीएफ संग्रह भी आपको 2 वर्ष का मिलेगा। तो ये सारी विशेषताएं हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। तो इसको 24,999 के आकर्षक कीमत पे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जब भी आप जाएंगे आप गूगल पर टाइप करेंगे, तो दृष्टि लर्निंग ऐप जैसे ही आप गूगल पर टाइप करते हैं तो वहां पर आपको कुछ दृष्टि लर्निंग ऐप जैसे ही आप डालेंगे वहां पर तो कुछ यूं आपको दिखेगा। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपको इसमें एक्सप्लोर पर जाना होगा, यूपीएससी पर जाना होगा, और यूपीएससी पर जाने पर दोनों कोर्स आपको मिलेंगे। बाय नाउ पर जाएंगे तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और व्यू डिटेल्स पर जाएंगे तो सारी विशेषताएं जो आपको बताई गई हैं वो नीचे खुल के आ जाएंगी। तो इस कोर्स को आप ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में ये कोर्स है। चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं हमारे अंतिम पड़ाव यानी कि अभ्यास प्रश्न के बारे में, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह होती है आपके ऊपर। आज का प्रश्न आपके लिए है कि मेकेदातु परियोजना मुख्यतः किस नदी पर प्रस्तावित है। विकल्प आपके सामने है, कृष्णा, कावेरी, पेरियार या तुंगभद्रा। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।